नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन पर स्वागत है। दोस्तों, आइए देखते हैं करेंट अफेयर्स के इस नए भाग को। तो चलिए शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स। देखते हैं दोस्तों, इसमें ये है कि ये दिसंबर माह का करेंट अफेयर्स चल रहा है, जिसमें आज 5वां दिन है शायद। तो विपणन वर्ष 2023-24 के लिए जो पहला करेंट अफेयर है कि विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। तो देखिए, रबी होता है रबी सीजन की फसल, खरीफ सीजन की एक होता है जायद। तो इसमें है रबी सीजन की फसल, क्योंकि रबी सीजन का जो सीजन होता है वह ठंडियों के समय में होता है। तो विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा हुई है। मूल्य की घोषणा जिसे कहते हैं कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये इसका हिंदी है, की घोषणा जो है केंद्र सरकार कैसे करती है। तो स्वामीनाथन आयोग ने अनुशंसा की थी, उसके अनुरूप ही एमएसपी की घोषणा की जाती है। तो देखते हैं दोस्तों कि विपणन वर्ष 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रहा है फसलों की। तो विपणन किसे कहते हैं? विपणन जो है, वास्तव में इसको अंग्रेजी में मार्केटिंग बोलते हैं विपणन को, यानी कि अपने वस्तुओं का खरीद बेच, आयात निर्यात, क्रय करना, उसका रख रखाव करना, और जो है उसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भेजना, मतलब उसमें जो खर्चे आते हैं वही है विपणन। जैसे सामान्य अर्थ में क्रय विक्रय से लगाया जाता है वस्तु एवं सेवा, जिसमें मुद्रा के बदले वस्तु के बदले जो है सेवाओं और वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। तो ये है विपणन। विपणन का अंग्रेजी में अर्थ सिर्फ इतना जानिए कि मार्केटिंग किसी वस्तु का। तो विपणन वर्ष 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसलों के निर्धारित किए गए हैं उनको हम देखते हैं। गेहूं का जो 2023-24 का समर्थन मूल्य है 2125 रुपये निर्धारित किया गया है। कै रुपए की इसमें, कितने पैसे की इसमें जो है बढ़ोतरी की गई है? तो 110 रुपये की इसमें बढ़ोतरी की गई है। यानी कि 2022-23 का वर्ष था विपणन वर्ष, उसमें जो है 110 रुपये कम थे। अब 2125 रुपये में से जब 110 रुपये आप कम करेंगे तो वह जो है 2022-23 का जो विपणन वर्ष का जो मूल्य था वो निकल कर आएगा। तो गेहूँ 2125 रुपये, कब? 2023-24 के विपणन वर्ष में कितनी वृद्धि की गई है? 110 रुपये की। अब जौ में 1735 रुपये, जौ में 1735 रुपये, इसमें जो है 100 रुपये की वृद्धि की गई है। यानी कि पिछले विपणन वर्ष में जो जौ की कीमत थी वह 1635 रुपये थी। चना, हम चना देखते हैं दोस्तों। चना का जो मतलब इसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले था वो अभी बढ़ा हुआ है, वह 5335 रुपये, जिसमें कितने की बढ़ोतरी की गई है? 105 रुपये की इसमें वृद्धि हुई है। तो 5335 रुपये बढ़ाकर किया गया, कितनी वृद्धि हुई है? 105 रुपये की। जो प्रश्न एक बार मुझे याद आता है कि पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था मसूर को लेकर के, कि सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि देखने को मिली है। तो उसमें एक मसूर था, और यह जो है हर बार मैं देखती हूँ कि मसूर का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य ज़्यादा ही रहता है। मसूर का जो रेट वो बढ़ा हुआ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, वह 6000 रुपये है, जिसमें 500 रुपये की वृद्धि की गई है। 6000 रुपये अभी हो गया है, 500 रुपये की वृद्धि की गई है, यानी पिछली बार 5500 था। रेपसीड सरसों, रेपसीड यानी कि सरसों रेपसीड, इसमें कितने की वृद्धि की गई है? इसमें 5450 रुपये की वृद्धि की, वो 5450 रुपये टोटल हुआ है पूरा, और इसमें 400 रुपये की वृद्धि की गई है। कितने की? 400 रुपये की। सैफ्लावर जिसे कुसुम कहते हैं, वो जो है 5650 रुपये इसकी वृद्धि की गई है। इसमें कितना जो है कितने रुपए की वृद्धि की गई है? 209 रुपये की। तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। गेहूं जो कि 2125 रुपये बढ़कर हुआ है, इसमें कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो इसमें 110 रुपये की वृद्धि की गई है। अब जौ हो गया,
तो जौ में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? जौ में 1735 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसमें अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य देखें तो सरकार ने कितना अब की बार जो विपणन वर्ष 2023-24 का उसमें कितना किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, तो 100 रुपये की वृद्धि की है। चना में हम देखते हैं 5335 रुपये बढ़कर किया हो गया है। इसमें कितने की वृद्धि की गई है? इसमें जो है 105 रुपये की वृद्धि की गई है। मसूर, जो कि हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज़्यादा इसमें एमएसपी बढ़ाई गई है। विपणन वर्ष 2023-24 में मसूर के लिए 6,000 रुपये प्रति क्विंटल का दाम लगाया गया है, जिसमें 500 रुपये की वृद्धि की गई है। और रेपसीड और प्लस सरसों, जो कि टोटल इसका जो दाम है एक क्विंटल पे पर क्विंटल पे 5450 रुपये है, इसमें जो वृद्धि की गई है वह 400 रुपये है दोस्तों। और कुसुम, जिसे सैफ्लावर भी बोलते हैं, इसमें जो है 5650 रुपये की वृद्धि हुई है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए का हुआ है? तो 209 रुपये का हुआ है। इसमें देखा जाए तो जो मसूर है दोस्तों, मसूर में 500 रुपये प्रति क्विंटल की सर्वोच्च वृद्धि की गई है। मैंने पहले भी आपसे इस बारे में चर्चा कर ली है। अब देखते हैं कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, दूसरा जो इसमें करेंट अफेयर्स है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम नामक एक कंपनी है, जिसको पहले नवरत्न थी, अब इसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रश्न बन सकता है। यह क्या है? यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। सितंबर 2022 में, इस सितंबर 2022 में पूछ लेगा प्रश्न कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कंपनी, जो कि महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त की है, इसे 2022 में मतलब सितंबर माह में कि अक्टूबर माह में कि नवंबर माह में कि दिसंबर माह में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। इसमें कौन सा सही पूछेगा? तो सितंबर माह 2022 में। हालांकि इतना नज़दीक से तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन संभावना तो बन ही सकती है। सितंबर 2022 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? ये तो प्रश्न बन सकता है कि अब देश में जो महारत्न कंपनियों की संख्या है वह कितनी हो गई है दोस्तों? तो वह महारत्न कंपनियों की जो संख्या है वह 12 हो गई है। कितनी? 12। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि अक्टूबर 2021 में, अभी पिछली साल 2021 में पीजीसीआईएल को महारत्न का दर्जा दिया गया था। किसको? पीजीसीआईएल को महारत्न का दर्जा दिया गया था। महारत्न कंपनी बनने की शर्त क्या है? तो देखते हैं दोस्तों, महारत्न कंपनी बनने की शर्त क्या है कि यह कंपनी पहले नवरत्न हो। क्या हो? कंपनी का पहले कौन सा दर्जा मिला हो? नवरत्न कंपनी का। और इसमें सेबी के नियम से, जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मार्केट को रेगुलेट करता है, के नियम से यह भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत हो। और जो कंपनी हो जिसको महारत्न का दर्जा दिया गया है, उसकी क्राइटेरिया को बताया जा रहा है कि विगत 3 वर्षों में कंपनी का जो औसत सालाना, 3 वर्षों में, कितने वर्षों में? विगत 3 वर्षों में, 4 वर्ष और 5 वर्ष नहीं, विगत 3 वर्षों में कंपनी का जो औसत सालाना टर्नओवर है वह ₹25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। 3 वर्षों में जो कंपनी का औसत सालाना टर्नओवर है वह ₹25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। आगे का, विगत 3 वर्षों में कंपनी की जो औसत नेटवर्थ है, विगत 3 वर्षों में, ये भी विगत 3 वर्ष का है कि पहले तो विगत 3 वर्षों में कंपनी का जो औसत सालाना टर्नओवर है 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और विगत 3 वर्षों में, जो बीते हुए 3 वर्ष हैं, में कंपनी की जो औसत नेटवर्थ है, जो कंपनी की औसत नेटवर्थ है, तो वह रुपए कितना होना चाहिए? 15,000 करोड़। विगत 3 वर्षों में कंपनी की औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। कितना? 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। और जो इसका और अन्य क्राइटेरिया में देखते हैं कि विगत लगातार 3 वर्षों में, ये लगातार आ गया है, विगत लगातार 3 वर्षों में कंपनी का जो शुद्ध लाभ है, कंपनी का शुद्ध लाभ वह ₹5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। कितना? वह विगत लगातार 3 वर्षों में जो कंपनी का शुद्ध लाभ है वह ₹5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और अब देखते हैं कि देश में, अब जब ये
क्या कहते हैं, ग्रामीण जो ये विद्युतीकरण निगम है, यह कंपनी पहले तो नवरत्न थी, तब 13 कंपनियां थी, और जैसे ही इस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया, उसके बाद से जो नवरत्न की कंपनियां बची हैं वो 12 बची हैं। तो अभी देश में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? 12। और देश में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 12। 12 नवरत्न कंपनियां हैं, 12 महारत्न कंपनियां हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रधानमंत्री, आइए तीसरा देखते हैं करंट अफेयर्स, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी कर दी गई है। तो यह चर्चा में था, तो इसलिए प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं में कि जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी हुई तो यह क्या है योजना, तो यह कब शुरू की गई? तो यह जो योजना है दोस्तों, दिसंबर 2018 में, क्योंकि 2019 में चुनाव था और इसलिए यह एक ऐसी योजना है कि जिसे हम हेलीकॉप्टर मनी के तहत, ये एक टर्म आता है उसमें, इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है हम लोगों को, हेलीकॉप्टर मनी। जब भारत सरकार देखती है कि पैसे की कमी है या फिर कुछ चुनावी वादे करने हैं या फिर चुनाव में वोटों को प्राप्त करना है वोटर्स से, तो वह कुछ ऐसे योजनाएं चलाती है ताकि उसको लाभ हो जाए, कि उसे वोट भी मिल जाए और लोगों को कुछ मतलब शॉर्ट टाइम में कुछ पैसे भी मिल जाए। तो हेलीकॉप्टर मनी उसे कहते हैं कि जब सरकार जो है उस तरह से पैसे दे देती है जनता में, कि मतलब कि ऐसे ही पैसे दे दिया, तो इसमें क्या होता है कि वह जो है उसे इन्फ्लेशन भी बढ़ने की संभावना रहती है दोस्तों, और उसे हेलीकॉप्टर मनी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे पैसा हवा से नीचे गिरा दिया गया है हेलीकॉप्टर से उड़ा उड़ा के, तो उसे हेलीकॉप्टर मनी का दर्जा दे दिया जाता है। तो इसके लाभ भी हैं, इसके हानि भी है दोस्तों, ये तो मेंस का एक विषय है। तो चलिए इसको जो पूछा जाएगा हमारे वनडे एग्जाम में या फिर पीसीएस जैसे परीक्षाओं में, तो उसको देखते हैं। दिसंबर 2018 में इसे शुरू किया गया, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को दिसंबर 2018 में शुरू किया गया। इसमें जो है किसानों को सालाना कितने रुपए दिए जाते हैं? तो किसानों को इसमें सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 6,000 रुपये। कब शुरू किया गया? दिसंबर 2018 में। ये प्रश्न बनने की बहुत संभावना है दोस्तों, ये तो एक एवरग्रीन क्वेश्चन बनता चला जा रहा है, सदाबहार, यानी कि ये कभी भी पूछा जा सकता है। इसमें किसानों को सालाना कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 6,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे किसानों को सालाना। कितने रुपए? 6,000 रुपये। अब इसमें देखते हैं आगे, जिसमें 2-2 हज़ार की 3 किस्तें जारी होंगी। 2-2 हज़ार की 3 किस्तें साल में जारी होंगी और साल भर में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे प्रधानमंत्री किसान योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएम किसान योजना भी कहते हैं। इसकी पहली किस्त जो दोस्तों जब जारी हुई थी, तो वह पहली किस्त 2018 में जारी की गई थी। जो 2018 में पहली किस्त जारी की गई थी, वह कब की जारी की गई थी? फरवरी 2019 की। दिसंबर 2018 में और 24 फरवरी 2019 वाली जो किस्त थी, वह कब जारी कर दी गई थी? 2018 में ही जारी की गई थी, जिसमें पात्र किसानों को इसका लाभ दिया गया था। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि दिसंबर 2018 में इसे शुरू किया गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को। इसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें जारी की जाती हैं। इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे पीएम किसान योजना भी कहते हैं। इसकी जो पहली किस्त है 2018 में जारी की गई, और यह जो है 24 फरवरी 2019 की जो पहली किस्त है, इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 24 फरवरी की जो पहली किस्त है उसे 2018 में ही जारी कर दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी चर्चा में बहुत बना है भारत में 5G सेवा। 5G सेवा का जो शुभारंभ है 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो 5G की प्लस की शुरुआत हो गई है। एयरटेल के जो चेयरमैन हैं सुनील मित्तल जी, उन्होंने देश के 8 शहरों में उसी दिन से यह सेवा देने की घोषणा की है। 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में 5G प्लस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने देश के 8 शहरों में उसी दिन से सेवा देने की घोषणा की है। आगे देखते हैं दोस्तों,
यह देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। यह CBDC जो है यह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी कि इसे हम, ये वर्चुअल करेंसी है, इसे हाथ में हम नहीं ले सकते जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी से दोस्तों ये CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अलग है, क्योंकि यह किसी सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, यानी रेगुलेट किया जाएगा। यह एक वैध मुद्रा में आती है। और जो क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों वह प्राइवेट करेंसी है, वह किसी सरकार के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है। इसकी जो मुद्रा की करेंसी दाम है, जो करेंसी का दाम है वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, यानी कि ऊपर नीचे होगा। जबकि आप देखते होंगे जो क्रिप्टो करेंसी का वो रेट रहता है वो घटता बढ़ता है, वो करोड़पति बना सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। तो ऐसी स्थिति है। तो देश में यह जो है इससे इसी तरह से अलग है कि यह तो है वर्चुअल करेंसी, लेकिन इसको भारत सरकार का केंद्रीय बैंक इसका जो है रेगुलेशन करेगा, तो यह जो है वैध मुद्रा में, लीगल टेंडर में आता है। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। देखते हैं दोस्तों इसको। शुरुआत कब हुई? 1 नवंबर 2022 से हुई। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो ये प्रश्न पूछता है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है यानी जो CBDC है, इसकी घोषणा बजट के किस वर्ष किस केंद्रीय बजट में की गई थी? तो पूछ लेगा कि तो हम लोग बताएंगे कि 2022-23, 2023-24 या फिर 2021-22। इस तरह से प्रश्न बनाता है तो प्रश्न में कन्फ्यूजन बनता है। तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी ध्यान से लिखा है कि शुरुआत तो 1 नवंबर 2022 को हुई है CBDC की, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, और इसकी घोषणा जो है 2022-23 के केंद्रीय बजट में हुई। कब? 2022-23 के केंद्रीय बजट में हुई। शुरुआत में इससे किसकी खरीदारी की जाएगी? तो शुरुआत में इससे सरकारी प्रतिभूतियों का थोक लेन देन किया जाएगा। शुरुआत में इससे जो है सरकारी प्रतिभूतियों का थोक लेन देन किया जाएगा। आगे देखते हैं इसी के बारे में। CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक वैध मुद्रा है जिसे लीगल टेंडर कहते हैं। CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक वैध मुद्रा है और यह जो है डिजिटल करेंसी, देख लीजिए यहाँ लिखा है मैंने कि डिजिटल करेंसी 2 तरह की होती है। CBDT इसी में, यह डिजिटल करेंसी 2 तरह की होगी, CBDT रिटेल और CBDT होलसेल। CBDT रिटेल, CBDT होलसेल। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। देश में CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट पर शुरुआत हो गई है। शुरुआत कब से हुई है? 1 नवंबर 2022 से हुई है। इसकी घोषणा कब हुई? 2022-23 के केंद्रीय बजट में हुई। शुरुआत में इससे क्या खरीदा जाएगा? तो शुरुआत में इससे सरकारी प्रतिभूतियों का थोक लेन देन किया जाएगा। CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक वैध मुद्रा है और डिजिटल करेंसी 2 तरह की होती है। इसमें होगी एक CBDT वो रिटेल और CBDT होलसेल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा।